तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आखिर में रुद्रा और गी किर्सन का कौन सा वाला गेम है कि उस वाले गेम को जीतने के लिए रुद्रा जो है वो वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक कर रहा है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप में से ज्यादातर लोग जो है वो मेरी वीडियोस को देखते तो है, लेकिन उनमें से बस 6% लोगों ने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो ईस्टर्न एम्पायर की मीटिंग खत्म होने के 1 महीने के बाद में 2000 मैजिक टैंक्स जो है वो डॉर्गोन नेशंस के ऊपर अटैक करने के लिए जमा हो जाता है और उसी के साथ 7 लाख सोल्जर्स जो है वो ग्रेट जोरा फॉरेस्ट के अंदर जाके अपने मॉन्स्टर कंट्री से 30 किलोमीटर दूर जो है वो अपना एक कमांड बेस बनाता है। लेकिन जब से सारे के सारे सोल्जर्स जो है वो ग्रेट जोरा फॉरेस्ट के अंदर एंटर करे थे तभी से सारे के सारे ईस्टर्न एम्पायर की आर्मी के ऊपर रिमरू जो है वो अपने आई ऑफ गॉड एबिलिटी का यूज करके सभी के ऊपर अपनी नजर रखे हुए था। वहाँ पर रिमरू को पता था कि अभी तो वॉर की शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रिमरू डिसाइड करता है कि वॉर शुरू होने से पहले वो ईस्टर्न एम्पायर के सोल्जर्स को एक फाइनल वार्निंग देगा। लेकिन अगर फिर भी ईस्टर्न एम्पायर जो है वो इस वाली वार्निंग को सुन के वापस नहीं जाता है तो ये वाला वॉर तो होके ही रहेगा। जहाँ पर गाजिल के साथ में बात करने के बाद में रिमरू जो है वो टेस्टरोसा, गाप्टा, रांगा और साथ ही 100 गॉब्लिन राइडर्स को एक फाइनल वार्निंग देने के लिए भेज देता है। और उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमको मैजिक टैंक्स के फोर्सेस के कमांडर को दिखाया जाता है जो कि रहता है गैस्टर। गैस्टर जो है वो अपनी 2000 मैजिक टैंक्स को देख के सोच रहा होता है कि आज वो फाइनली जाके अनडिफिटेड डॉर्गोन नेशन को हराएगा, जिसकी वजह से उसका जो नाम है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी विक्ट्री का यूज करके वो आगे चलकर कैलगरियो को रिप्लेस करके खुद आर्मर डिवीजन का कमांडर बन जाएगा। यहाँ पर गैस्टर सुबह सुबह सपने देख ही रहा होता है कि उसकी जो यूनिक स्किल है म्यूजिशियन, वो फॉरेस्ट के साइड से एक अलग ही साउंड को डिटेक्ट करती है। जहाँ पर वो इस वाले साउंड को सुनते ही फटाफट से अपने सोल्जर्स को बोलता है कि सारे के सारे लोग जो है वो सतर्क हो जाओ और वहाँ पर जो फॉरेस्ट का एंट्रेंस है उसके ऊपर अपनी नजर रखो। और तभी वहाँ पर रांगा जो है वो जंगल से बाहर आता है और वहाँ पर गैस्टर के 10 मीटर दूरी पे जाके खड़ा हो जाता है। और वहीं पर ही रांगा के पीठ के ऊपर टेस्टरोसा बैठी हुई होती है जो कि उसके ऊपर से जंप करती है। जहाँ पर टेस्टरोसा की आवाज को सुन के गैस्टर को समझ में आ जाता है कि ये जो लड़की है नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लड़की है वो ह्यूमन ही नहीं है। यहाँ पर टेस्टरोसा की प्रेजेंस जो थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि गैस्टर जो है वो उसके सामने खड़े हुए एक जायंट उल्फ के बारे में तो भूल ही चुका था। टेस्टरोसा और रांगा को अपने सामने देखने के बाद में वहाँ पर गैस्टर जो है वो कंप्लेन करने लग जाता है। वहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक इन लोग के बारे में हमको किसी ने बताया क्यों नहीं, और ना ही हमारे रिपोर्ट्स के अंदर इन लोग के बारे में कुछ मेंशन करा गया है। जहाँ पर गैस्टर जो है वो अपने आप को काम दिखाने का नाटक करता है और वहाँ पर वो टेस्टरोसा से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम डेमन लॉर्ड रिमुरू के मैसेंजर हो? यहाँ पर मैंने जिसे सोचा था तुम तो उससे ज्यादा जल्दी आ गए, तो बताओ यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पर गैस्टर को सुनने के बाद में टेस्टरोसा जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो वहाँ पर बोलती है कि मेरा नाम टेस्टरोसा है और मैं डीमन लॉर्ड रिमुरू की एक लॉयल सर्वेंट हूँ और यहाँ पर मैं मेरे लॉर्ड के मैसेज को तुमको बताने के लिए आई हूँ। अगर तुम अभी की अभी यहाँ से निकल जाते हो तो मैं तुम लोग को जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम लोग ने यहाँ पर इससे आगे एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम लोग को कोई भी मर्सी शो नहीं करूंगी। और इतना बोलने के बाद ही टेस्टरोसा की जो रेड आईज है वो एकदम से चमकने लग जाती है और आगे चलकर वो स्माइल करती है और अपने हाथ को ऊपर करके उन सारे के सारे मैजिक टैंक्स के आगे एक रेड लाइन बना देती है। वहाँ पर सारे के सारे मैजिक टैंक्स के आगे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में टेस्टरोसा बोलती है अगर यहाँ पर कोई भी बंदा इस वाले लाइन को क्रॉस करता है तो वहाँ पर उसके लाइफ की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर यहाँ पर तुम लोग को अपनी जान प्यारी है तो कुछ भी करना, लेकिन इस वाले लाइन को क्रॉस मत करना। और इतना बोल के बाकी लोग को कोई भी अटेंशन ना देते हुए टेस्टरोसा जो है वो वहाँ से निकल जाती है। लाइक यहाँ पर एक तरीके से ये लोग जो भी करे उसके ऊपर टेस्टरोसा को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर ये लोग इस वाले लाइन को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो अपने काम को पूरा करके निकल ही रही थी। वहाँ पर बस गाप्टा था जो कि गैस्टर और उसके लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था। वहाँ पर गैस्टर जो है वो एकदम से पगला जाता है। वहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये लोग जो है वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वहाँ पर वो टेस्टरोसा को बोलता है कि तुम लोग क्या मुझे पागल समझ रहे हो? तुम लोग को पता है कि मैं कौन हूँ? मतलब तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने आओगे और कुछ भी बोल के निकल जाओगे? तुम लोग को यहाँ पर लगता है कि मैं गधा हूँ जो कि इतनी बड़ी आर्मी को लेकर खड़ा है? जहाँ पर गैस्टर बोल रहा होता है कि मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम लोग इतने बड़े बड़े वाले झूठ बोल रहे हो। और वहाँ पर जो है वो गैस्टर को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो अपने 20 मैजिक टैंक्स को बोलता है कि वो टेस्टरोसा और बाकी गॉब्लिन राइडर्स के ऊपर ओपन फायर करे। जहाँ पर अपने टैंक्स को फायर करते हुए देख के गैस्टर को एक्साइटमेंट
हो रही थी और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अभी तो मैं इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एम्पायर की ट्रू पावर्स दिखाई दूंगा। यहाँ पर मैजिक टैंक्स के साथ ही उसने जो स्नाइपर्स प्रिपेयर करके रखे थे वो सारे के सारे टेस्टरोसा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सारे के सारे बुलेट्स जो है वो टेस्टरोसा ने बनाए हुए बाउंड्री को क्रॉस करता है, वैसे ही टेस्टरोसा जो है वो पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ पर गैस्टर की जो आंखें है वो खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके आगे जिन बुलेट्स ने अभी तक टेस्टरोसा के चेस्ट को चीर देना चाहिए था वो सारी के सारे बुलेट्स जो है उनको टेस्टरोसा ने अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करके रोक लिया था। वहाँ पर उन सारे बुलेट्स के अंदर का हिडन मैजिक जो है वो रिलीज तक नहीं हुआ था और उसके पहले ही टेस्टरोसा ने सारे के सारे बुलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ पर ये सब देख के टेस्टरोसा जो है वो स्माइल करने लग जाती है। वहाँ पर उसको उसका आंसर मिल चुका था और वहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो बिना पीछे देखे हुए रांगा के ऊपर बैठ के उस वाले एरिया से निकल जाती है। वहाँ पर टेस्टरोसा को पता चल गया था कि इस वाले वॉर की शुरुआत तो इन लोग ने करी है, लेकिन आगे चलकर इस वाले वॉर को खत्म तो हम ही लोग करेंगे। वहाँ पर गैस्टर जो है वो अपने डर को सप्रेस करके सारे के सारे सोल्जर्स को चिल्ला के बोल रहा होता है कि यहाँ पर अपने दुश्मनों के एल्यूजन्स को देखकर पागल मत हो, यहाँ पर हम हमारे एम्पायर के लिए एक प्राउड की बात है, इसलिए हमको हमारे एम्पायर के लिए इस वाले वॉर को जीतना ही पड़ेगा। जहाँ पर गैस्टर की कमांड को फॉलो करके सारे के सारे मैजिक टैंक्स जो है वो एक्शन के अंदर उतर जाता है और वहाँ पर जो टेस्टरोसा ने बाउंड्री लाइन बनाई थी उसको क्रॉस कर देते हैं और जैसे ही गैस्टर अपने 20 मैजिक टैंक्स को गाप्टा और उसके गॉब्लिन राइडर्स के ऊपर अटैक करने को बोलता है, तभी सारे के सारे गॉब्लिन राइडर्स जो है वो अपने शैडो मूवमेंट्स का यूज करके उन सारे के सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर देते हैं और उसके बाद में गाप्टा जो है वो सीधा अपने गॉब्लिन राइडर्स को लेकर टैंक्स के फ्रंट लाइन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर जाने के बाद में गाप्टा जो है वो गापची को एक इशारा देता है और उसके बाद में गापची जो है वो एक रेड ग्लोइंग जेम को उन वाले टैंक्स के ऊपर फेंक देता है। जहाँ पर ये वाला जो रेड जेम रहता है वो एक टाइप से एक बॉम्ब जैसा रहता है जो कि इजीली किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। जहाँ पर गैस्टर जो है वो अपने टैंक को इजीली डिस्ट्रॉय होते हुए देख के थोड़ा सा शॉक में तो चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि इन लोग के पास में तो इतने सारे बॉम्ब्स तो नहीं होने वाले हैं, इसलिए हमको यहाँ पर कोई भी चिंता करने की बात ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर गैस्टर अपने सारे के सारे सोल्जर्स को बोल देता है कि तुम लोग बस इन सारे मॉन्स्टर्स के मूवमेंट्स को फॉलो करो। लेकिन यहाँ पर जैसे गैस्टर ने सोच के रखा था कि इन लोग के पास में कमी जेम्स होने वाला है, लेकिन यहाँ पर गाप्टा के राइडर्स के पास में बहुत सारे जेम्स थे, लेकिन यहाँ पर गाप्टा और उसकी टीम वेट कर रही थी कि कब जाके उनको डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है कि अपनी पूरी की पूरी पावर्स का यूज करके इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर यहाँ पर बेनीमारू ने गाप्टा को बोल के नहीं रखा होता है कि हमको सारे के सारे टैंक्स को बिना डिस्ट्रॉय करे कैप्चर करना है, तो यहाँ पर गाप्टा के राइडर्स के पास में इतने जेम्स तो थे कि वो सारे के सारे टैंक्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो यहाँ पर गाप्टा बस सारे के सारे अटैक को अवॉइड करके एनिमी की कमांड सेंटर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वहाँ पर गाप्टा और उसके राइडर्स को अपने कमांड सेंटर की तरफ बढ़ते हुए देख के वहाँ पर गैस्टर जो है वो सारे के सारे टैंक्स को ऑर्डर दे देता है कि एक तरीके से तुम इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को चारों तरफ से घेर लो और यहाँ पर कुछ भी करना, लेकिन इन लोग को अपने कमांड सेंटर की तरफ आगे बढ़ने मत देना। जहाँ पर गाप्टा और उसके राइडर्स जो है वो एक तरीके से चारों तरफ से घिर चुके थे और वहाँ पर कंटिन्यूसली उनके ऊपर टैंक से फायरिंग शुरू हो गई थी। जहाँ पर टैंक से होने वाली लगातार फायरिंग की वजह से गाप्टा के जो राइडर्स है वो थोड़े बहुत जख्मी हो जाते हैं और वहाँ पर उनको देख के गाप्टा सोचने लग जाता है कि अगर हम ऐसी स्ट्रेटेजी से चलते रहे कि हमको कोई भी टैंक को डिस्ट्रॉय नहीं करना है और उसी के साथ ही उनको हराना भी है, तो यहाँ पर हम इन वाली आर्मी को हराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से गाप्टा और उसके राइडर्स जो है वो बुरी तरीके से फंस चुके थे और तभी बैटल के अंदर ईस्टर्न एम्पायर की फ्लाइंग कॉम्बैट टीम भी आ जाती है और वो लोग वहाँ पर आते ही मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस को पूरे के पूरे बैटलफील्ड के अंदर लॉन्च करना शुरू कर देते हैं और ये जो रेस रहती है वो गाबेरू और उसके दोस्तों के ऊपर बहुत गंदा वाला असर दिखाती है, जिसकी वजह से गाबेरू की पूरी टीम जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और साथ ही इन रेस की वजह से उन लोग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ पर अभी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि गाबेरू और गाप्टा की टीम को अगर अपनी पूरी पावर्स को यूज करने के ऑर्डर्स नहीं मिलते तो यहाँ पर भाई गाप्टा और गाबेरू के टीम से बहुत सारे लोग जो है वो मारे भी जा सकते थे। और जैसे ही बेनीमारू कमांड सेंटर से ये सब देखता है तो वहाँ पर वो ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से पीछे हट जाओ। लेकिन इस टाइम पर ईस्टर्न एम्पायर की आर्मी ने गाबेरू और गाप्टा की टीम को चारों तरफ से घेर के रखा था, तो यहाँ पर एक तरीके से बैटल से रिट्रीट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इसलिए वहाँ पर उनके पास में एक ही रास्ता बचा था कि उन लोग को कैसे भी करके फॉरेस्ट के साइड में भागना है या तो फॉरेस्ट के साइड में फुल स्पीड के अंदर डैश करके कैसे भी करके फॉरेस्ट के अंदर पहुंचना है। और यहाँ पर गाप्टा के ट्रूप्स को भागते हुए देख के गैस्टर जो है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वहाँ पर वो एक टाइप से सोच रहा था कि अभी ये लोग भागने के अलावा कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पर गैस्टर की नजर जाती है टेस्टरोसा के ऊपर, जहाँ पर टेस्टरोसा जो है वो इजीली सारे के सारे बुलेट्स को डॉज
वॉच कर रही थी और एक तरीके से टेस्टरोसा के फेस के ऊपर एक स्माइल थी। उसके बाद में गैस्टर जो है वो सारे के सारे 2000 मैजिक टैंक्स को टेस्टरोसा और सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने को बोल देता है। यहाँ पर अभी एक टाइप से ऐसा हो चुका था कि मॉन्स्टर्स को भागने के अलावा कोई अदर ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ना ही गाप्टा और ना ही गाबेरू की टीम को डायरेक्ट ऑर्डर मिले थे कि वो सीधा अपनी फुल पावर्स का यूज करके गैस्टर की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दे। और वहाँ पर रिमुरु जो है वो डंजन के अंदर बैठ के ये सारी चीजें देख ही रहा था। और वहाँ पर रिमुरु सोच रहा होता है कि मेरे जो सोल्जर्स है वो एक टाइप से मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एक बेड की तरह यूज कर रहे हैं। और वहाँ पर वो अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि उसकी जो एबिलिटी है फ्यूरी ऑफ गॉड वो एक तरीके से एनिमी टीम के खिलाफ कमजोर क्यों पड़ सकती है। अगर यहाँ पर रिमुरु उसकी एबिलिटी को यूज करता तो उसकी एबिलिटी को इजीली अवॉइड करना पॉसिबल था, क्योंकि अभी बैटल की वजह से पूरी की पूरी फील्ड के ऊपर बहुत सारा डस्ट हो गया था और डस्ट के अंदर रिमुरु की एबिलिटी कहाँ से आ रही है वो कोई भी इजीली नोटिस कर सकता था। और अगर यहाँ पर रिमुरु अपनी एबिलिटी को यूज भी कर लेता है तो उसकी जो एबिलिटी है वो एक तरीके से मैजिक टैंक्स को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जो मैजिक टैंक्स थे वो काफी ज्यादा हार्ड मेटल से बने हुए थे। और इसी वजह से रिमुरु डंजन के अंदर बैठ के अपनी एबिलिटी को ढंग से यूज भी नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पर रिमुरु डिसाइड करता है कि अभी वो बैटल का चार्ज पूरे उसके हाथों में लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से वो तो सेफ था लेकिन उसके जो कॉमरेड थे वो बैटलफील्ड के ऊपर जिंदगी और मौत से खेल रहे थे। और इसलिए वहाँ पर रिमुरु बेनेमारू की स्किल का यूज करके उसके सारे के सारे सोल्जर्स को कमांड देता है कि अभी तुम अपनी पूरी पावर्स को दिखा सकते हो। यहाँ पर रिमुरु गाबेरू और गाप्टा की टीम को बोलता है कि अपनी पूरी की पूरी पावर्स को दिखा के एनिमी सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि हमारे टीम में से ज्यादा लोग मारे नहीं जाने चाहिए। और रिमुरु के नए ऑर्डर्स मिलते ही एकदम से पूरी की पूरी बैटल जो है वो चेंज हो जाती है। जहाँ पर नए ऑर्डर्स मिलते ही गाबेरू और उसकी जो टीम है वो एकदम से खुश हो जाती है। वहाँ पर वो सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी वो अपनी पूरी पावर्स को रिमुरु को दिखा पाएंगे। और उसके बाद में होता क्या है, गाबेरू और उसकी जो टीम है वो अपनी अपनी यूनिक स्किल का यूज करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो इस स्किल का यूज करके अपने आप को एक ड्रैगन वॉरियर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पर पहले तो गाबेरू और उसकी टीम का मेन काम था कि उनको कैसे भी करके ईस्टर्न एम्पायर की एयरशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। और यहाँ पर एक तरीके से डिकॉय बन के ईस्टर्न एम्पायर की जो सबसे पावरफुल कमांडर्स रहेंगे उनको बैटल के अंदर उतरने के लिए मजबूर करना था, जिससे रिमुरु की टीम को पता चलता कि आगे चलकर कौन सा बंदा जो है रिमुरु समा के लिए डेंजर बन सकता था। लेकिन अभी जब उनको नए ऑर्डर्स मिल चुके थे तो यहाँ पर वो अपनी फुल पावर्स को यूज कर सकते थे, जहाँ पर अपने सराउंडिंग के मैजिकल्स को ऑब्जर्व करने की वजह से यहाँ पर गाबेरू और उसकी जो टीम है वो एक तरीके से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। माना कि ये जो फुल ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था उसका एक तरीके से यहाँ पर साइड इफेक्ट भी था कि अगर तुम इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हो तो तुम अपने आप को भी खो सकते हो। लाइक यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको ही भूल जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर गाबेरू और उसकी टीम ने बहुत सारी ट्रेनिंग करके रखी थी, इसलिए वहाँ पर गाबेरू और उसकी टीम को इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते टाइम पे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद में गाबेरू जो है वो एकदम से कॉन्फिडेंस पे बोलता है कि सारे के सारे लोग जो है वो मुझे फॉलो करो और यहाँ पर सब लोग मिलकर एक एक एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। जहाँ पर गाबेरू की कमांड को फॉलो करके सारे के सारे ट्रूप्स जो है वो एकदम से ईस्टर्न एम्पायर के एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। और देखते देखते कुछ ही टाइम के अंदर ईस्टर्न एम्पायर की जो आधी से ज्यादा एयरशिप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहाँ पर गाबेरू की टीम के इतना ज्यादा पावरफुल बनने के पीछे का रीजन था कि उनका जो ड्रैगन वॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म था उसके ऊपर एक तरीके से किसी भी टाइप का मैजिक अटैक जो है वो वर्क नहीं करता था। और साथ ही इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से गाबेरू और उसकी टीम का डिफेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और इसी स्ट्रॉन्ग डिफेंस की वजह से इनके ऊपर कोई भी बुलेट वर्क नहीं करती थी। साथ ही किसी भी टाइप का फिजिकल अटैक जो है वो गाबेरू और उसकी टीम को ज्यादा डैमेज भी नहीं कर सकते थे। जहाँ पर गाबेरू जो है वो अपने फादर से मिले हुए वॉर्टेक्स स्पेयर का यूज करके आसमान के अंदर अपनी सिग्नेचर टेक्निक वॉर्टेक्स क्रैश को यूज करता है। ये जो टेक्निक है वो आसमान के अंदर मॉइस्चर्स को जमा करके बहुत बड़ा वाला भवंडर बना देती है। और ये वाला वॉर्टेक्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ईस्टर्न एम्पायर की ज्यादातर एयरशिप्स को पूरा का पूरा अपने अंदर निगल ही लेता है। यहाँ पर गाबेरू जो है वो अकेले बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा था, लेकिन उसके जो दोस्त लोग थे वो गाबेरू के टाइप तो यहाँ पर टेक्निक का यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर गाबेरू की टीम में से 2-3 लोग मिलके ही कुछ ही टाइम के अंदर एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जहाँ पर अपनी एयरशिप्स को इजीली डिस्ट्रॉय होते हुए देख के ईस्टर्न एम्पायर की जो फ्लाइंग कॉम्बैट का जनरल था फ्रागा वो एकदम से शॉक में चला जाता है। वहाँ पर वो गाबेरू और उसकी टीम को देखने के बाद में बोल रहा होता है कि नो डाउट्स ये जो है वो एक रेयर स्पेसीज ड्रैगन नॉट्स है जिनको की ह्यूमनॉइड ड्रैगन्स भी बोला जाता है। जहाँ पर ईस्टर्न एम्पायर के फ्लाइंग कॉम्बैट वाले जो ट्रूप्स रहते हैं वो एक तरीके से पागल होने लग जाते हैं। वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि इन मॉन्स्टर्स के बारे में तो हमको किसी ने भी नहीं बताया है, ना ही इनके बारे में कहीं पर मेंशन करा गया है। जहाँ पर सारी की सारी गाबेरू की जो टीम थी वो एक तरीके से ए रैंक की बन चुकी थी,
जिन लोग को ईस्टर्न एम्पायर जो है वो एक तरीके से हरा सकता था, लेकिन इन ए रैंक वाले मॉन्स्टर्स को जो कमांड दे रहा था वो था गाबेरू। यहाँ पर गाबेरू एक टाइप से इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि ईस्टर्न एम्पायर का जो सबसे बड़ा वाला सेज है गैद्रा, यहाँ पर वो भी जो है वो गाबेरू के सामने ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। और वहाँ पर फ्रागा सभी को बोलता है कि हम इस वाले मॉन्स्टर को हरा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको हमारे ट्रम्प कार्ड का यूज करना पड़ेगा जो कि है मैजिकल डिस्टर्बिंग रेज। यहाँ पर ये लोग ऑलरेडी मैजिकल डिस्टर्बिंग रेज का यूज कर रहे थे, लेकिन फ्रागा बोलता है कि अगर हम अपनी पूरी की पूरी मैजिकल डिस्टर्बिंग रेज को इस वाले एक ही मॉन्स्टर के ऊपर पॉइंट करके रखते तो ये वाला मॉन्स्टर जो है वो बिना अपनी मैजिकल्स के ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि गाबेरू जो है वो अभी फिलहाल सारे के सारे एयरशिप्स के साथ में लड़ रहा था। अगर अभी सारी की सारी रेज जो है वो गाबेरू के ऊपर पॉइंट कर दी जाती है तो यहाँ पर एक टाइप से ईस्टर्न एम्पायर के एयरशिप्स को भी उसका नुकसान होने वाला था। लेकिन वहाँ पर फ्रागा डिसाइड करता है कि उसको अगर गाबेरू को एक ही जगह पे रुका के रखना है तो उसको भाई अपने एयरशिप्स को सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर फ्रागा जो है वो अपने मैजिकल रेस को एक ही जगह के ऊपर पॉइंट करने के ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि वहाँ पर गाबेरू को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी जो टीम रहती है वो आसमान के अंदर एक ही जगह पे स्टक हो जाती है। और साथ ही वहाँ पर गाबेरू के आसपास में जितनी भी सारी ईस्टर्न एम्पायर की एयरशिप्स थी वो एकदम से आसमान से नीचे गिरने लग जाती है। जहाँ पर फ्रागा जो है वो गाबेरू को देख के एकदम से पागल हो जाता है। वहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अभी फिलहाल 70 से भी ज्यादा एयरशिप जो है वो गाबेरू के ऊपर मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस जो है वो छोड़ रही है, फिर भी यहाँ पर गाबेरू जो है उसकी बस थोड़ी बहुत मूवमेंट ही रुकी है। लाइक यहाँ पर गाबेरू की टीम की तरह ही गाबेरू को अभी तक आसमान से नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गाबेरू जो है वो अभी तक आसमान के अंदर ही था। वहाँ पर फ्रागा सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और तभी एकदम से फ्रागा के दिमाग के अंदर एक थ्योरी आती है। वहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने जो मॉन्स्टर है वो खुद वेल्डोरा हो, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि वेल्डोरा जो है वो अभी अभी अनसील हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेल्डोरा जो है वो अभी फिलहाल काफी ज्यादा वीक हो, इसलिए वो अपने प्रॉपर ड्रैगन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हो। जहाँ पर सारे के सारे फ्रागा के सबऑर्डिनेट्स जो है वो अपने आप में ही बात करने लग जाते हैं। वहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि ये जो हमारे सामने मॉन्स्टर है वो वेल्डोरा का वीक फॉर्म है, जो कि अपनी कुछ पावर्स को यूज कर रहा है। यहाँ पर अच्छा हुआ कि हमारे सामने जो वेल्डोरा है वो अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पर वेल्डोरा को अपनी फुल पावर्स मिल जाती तो वेल्डोरा हमको कब तक डिस्ट्रॉय कर चुका होता, लेकिन यहाँ पर हम लकी है कि हमारे सामने जो वेल्डोरा है वो अपनी कुछ पावर्स को यूज कर पा रहा है। जहाँ पर फ्रागा सभी से बोलता है कि हमको जिसे बताया गया था कि ये जो सामने वाला बंदा है उसका नाम जो है वो गाबेरू है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये जो बंदा है वो वेल्डोरा ही है। यहाँ पर मॉन्स्टर फेडरेशन ने सबसे वेल्डोरा को छुपाने के लिए वेल्डोरा को एक नकली नाम गाबेरू दिया था। और अभी जब हमको ये बात पता चल चुकी है तो अभी हम सीधा वेल्डोरा को हरा सकते हैं। यहाँ पर हमको वेल्डोरा को हराने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन कंटिन्यूसली अपनी मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस का यूज करके एक तरीके से यहाँ पर हम वेल्डोरा को कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पर मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस जो है वो वेल्डोरा को हरा तो नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूसली मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस को वेल्डोरा के ऊपर छोड़ते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेल्डोरा जो है वो अपने आप को आसमान के अंदर रख ही नहीं पाएगा और वो जमीन के ऊपर कोलैप्स हो जाएगा। जहाँ पर फ्रागा की ये बात सुन के उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि फाइनली अभी हम 350 सालों बाद वेल्डोरा को हरा देंगे। यहाँ पर इन लोग को लग रहा है कि इन लोग के सामने जो गाबेरू है वो वेल्डोरा है और उनको लग रहा है कि वो वेल्डोरा को हरा के इस वाले वॉर को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इन लोग को पता ही नहीं कि उन लोग के सामने जो बंदा है वो गाबेरू है और जिसे वो वॉर का एंड समझ रहे हैं वो तो बस वॉर की शुरुआत ही है।